नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं जिसे हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। पढ़ाया था या इसके पूर्व में मैंने जो पढ़ाया था तो एक साइमन कमीशन के बारे में मैंने जिक्र किया था, और उसके बाद भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तरह से होता है जो, और उसके पहले या उसके बाद जो गोलमेज सम्मेलन होते हैं उसके हम लोगों ने जिक्र किया था। और अंत में हम लोगों ने पूना पैक्ट के बारे में पढ़ा था, और जिसमें मैंने जिक्र किया था कि 1935 में जो अधिनियम बनाया गया था उस अधिनियम के तहत भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। और 1937 के बाद भारतीय राजनीति में, न सिर्फ भारतीय राजनीति में बल्कि विश्व के राजनीति में एक ऐसा संकट उत्पन्न होता है जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। जी, द्वितीय विश्व युद्ध, हाँ, ये उसी विश्व युद्ध के बारे में बात की जा रही है जिसकी पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध के समय ही रखी गई थी। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के बीच हुआ था। और उस विश्व युद्ध में जिस प्रकार से धुरी राष्ट्र की हार हुई थी और उसके बाद जो जर्मनी की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी वो काफी चिंताजनक थी। वर्साई की संधि, जो काफी भारतीय के बारे में अगर बात करें तो विश्व इतिहास में वर्साई की संधि को सबसे खराब संधियों के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस संधि में जर्मनी के साथ बहुत ही खराब तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके क्षेत्रों को छीन लिया जाता है, और वही पृष्ठभूमि क्या करती है, हिटलर को जन्म देती है। हाँ, ये वही हिटलर जिसे विश्व इतिहास में तानाशाह के रूप में जाना जाता है, और वो तानाशाह अपने चरम पे पहुंचता है और द्वितीय विश्व युद्ध की नींव को रखता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब आरंभ होता है तो उस विश्व युद्ध में न सिर्फ पूरा विश्व बल्कि उसमें भारत भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है। तो आज हम जिक्र करने जा रहे हैं क्रिप्स मिशन के बारे में कि आखिर क्रिप्स मिशन को भारत में क्यों लाया गया और क्रिप्स मिशन की पृष्ठभूमि क्या थी, और जो क्रिप्स मिशन था उसके क्या प्रभाव पड़े। मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि यह जो टॉपिक है क्रिप्स मिशन का वो 12वीं क्लास के लिए और स्नातक स्तर के बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि जैक बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है उसमें क्रिप्स मिशन से क्वेश्चन चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, और देखने का प्रयास करते हैं कि क्रिप्स मिशन जो भारत में 1942 ईस्वी में आया था, जिसके अध्यक्ष जो थे स्टेफर्ड क्रिप्स थे, और उनके साथ 2 अन्य सदस्य थे जिनका नाम पैट्रिक लॉरेंस और एक का नाम था एवी अलेक्जेंडर। तो ये जब भारत में आते हैं तो ये क्या क्या प्रस्ताव लेकर आते हैं भारत में, और आखिर इनकी जरूरत क्यों पड़ती है लाने की। तुम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। क्या पृष्ठभूमि थी इसकी? तो पहला, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। मैंने इसके पहले भी जिक्र किया था कि जो पूरा विश्व था वो 2 खेमों में बटा हुआ था, यानी कि 2 भागों में। एक जो था वो मित्र राष्ट्र था और दूसरा था जो धुरी राष्ट्र था। जो मित्र राष्ट्र था, इस मित्र राष्ट्र में प्रमुखतः देश जो विश्व की जो महाशक्तियां थी, जिसमें आप मान सकते हैं इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ये जो सारे देश थे वो मित्र राष्ट्र के श्रेणी में थे या उनकी ओर से ये युद्ध लड़ रहे थे। जबकि दूसरी ओर धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान, ये मुख्यतः 3 देश थे जो इन देशों का बाकी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो आरंभ है वो जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से आरंभ होता है, जो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को होता है। और उसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 3 सितंबर को ब्रिटेन, जो इंग्लैंड जिसे हम कहते हैं, ब्रिटेन भी पोलैंड के समर्थन में आकर इस युद्ध में शामिल होता है। तो इस विश्व युद्ध में इंग्लैंड का शामिल होना भारतीय राजनीति को कहीं न कहीं एक नई दिशा की ओर ले जाता है, और जो हम क्रिप्स मिशन पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं उसकी वह एक पृष्ठभूमि को तैयार करता है। दूसरे कारण को देखते हैं। मैंने अभी जिक्र किया था जापान के बारे में। दूसरा कारण है जापान के एशियाई क्षेत्रों पर आक्रमण। यहाँ पे मैं बता दूं कि जापान के अगर भौगोलिक स्थिति को देखें तो आपको ये ज्ञात होगा कि जापान एक बहुत ही छोटा देश है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो इसकी
जो इसकी ताकत थी, जो इसकी शक्तियां थी, वो काफी तेजी से विस्तारित होती हैं। और इतना ही नहीं, यह छोटा सा देश वो क्या करता है, एशियाई जो मुल्क होते हैं उन पर काफी तेजी से वो अपनी बढ़त बढ़ाता है, इवन तक कि वो चीन को पीछे छोड़ देता है। और दूसरी ओर वह क्या करता है, मलाया, सिंगापुर, फिलीपींस, हांगकांग, इन सब क्षेत्रों पर वो धीरे धीरे करके 1942 ईस्वी तक वो इन सभी क्षेत्रों पर वो अधिकार कायम कर लेता है। और मैं कोई चीज बता दूं, ये सारे क्षेत्र आप देख रहे हैं वो इंग्लैंड के उपनिवेश थे। और वो कहां पहुंच जाता है, वर्मा तक पहुंचता है। हाँ, यही हुआ वर्मा। अब मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में कि जब 1935 का अधिनियम होता है तो वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। और उसके बाद वर्मा की जो स्थिति होती है वो एक स्वतंत्र या औपनिवेशिक, जो भारत का जो पूरा औपनिवेशिक तंत्र था उससे वो अलग होता है। और इस दरमियान जापान क्या होता है, वर्मा तक पहुंच जाता है। और मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर मैं जिक्र कर दूं कि INA, इंडियन नेशनल आर्मी, यानी कि आजाद हिंद फौज, ये जो आजाद हिंद फौज जिसका गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, वो जापान की सहायता से वो भारत पर आक्रमण करने की तैयारी कर चुके होते हैं। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जापान जो था वो ब्रिटेन के उपनिवेश अर्थात भारत की सीमा तक प्रवेश करने की स्थिति में पहुंच जाता है। और उसकी मदद कौन कर रहे थे, वो वहां जो भारत के जो प्रमुख नेता थे सुभाष चंद्र बोस, उनके द्वारा भी उनकी मदद की जा रही थी। अब इसके तीसरे कारण को देखते हैं, अमेरिका, चीन, रूस का ब्रिटेन पर दबाव। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक उसी समय एक और घटना होती है। अमेरिका में एक जगह है पर्ल हार्बर। कौन सा जगह, पर्ल हार्बर। वह एक बंदरगाह था और वो सैनिक बंदरगाह था और जापान के द्वारा उस क्षेत्र पर जाकर बमबारी किया जाता है। और उस अटैक में, उस बमबारी में बहुत सारे अमेरिकी सैनिक क्या होते हैं, उसमें मारे जाते हैं। और इन सब चीजों के कारण अमेरिका की भी स्थिति जो होती है वो काफी, अमेरिका, चीन और रूस, ये जो देश होते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, ब्रिटेन पर दबाव बनाने लगते हैं। तो ब्रिटेन पर क्यों दबाव बनाते हैं, क्योंकि अमेरिका पर पर्ल हार्बर पे आक्रमण हो जाता है और वहां से जो सैनिक होते हैं वो काफी सैनिक मारे जाते हैं अमेरिकी जो कंट्री होती है उसकी। उसके अलावा रूस और चीन के जो वर्तमान जो राष्ट्रपति होते हैं वो और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, उनके द्वारा और रूस के द्वारा भी ये कहा जाता है कि अगर जिस प्रकार से एशियाई देशों में जापान का आधिपत्य बढ़ता जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में वो दिन दूर नहीं है कि वो भारत पर भी आक्रमण करेगा और हम लोग के पास जीतने का कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए ब्रिटेन के जो वर्तमान प्रधानमंत्री चर्चिल होते हैं उनसे वो दबाव डाला जाता है कि आप किसी भी तरह से भारतीयों को मनाइए और इस युद्ध में शामिल करने की कोशिश कीजिए, अन्यथा अगर ये स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं कि ब्रिटेन की एक बहुत बड़ी हार होगी उपनिवेश के रूप में। और सिर्फ हार ही नहीं होगी बल्कि इनकी जो बहुत बड़ी जो अर्थव्यवस्था है, जो उनकी जो औपनिवेशिक साम्राज्य है, उसका पतन भी होगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के लिए एक काफी घातक हो सकता है। तो इन सब दबाव के कारण भी जो क्रिप्स मिशन को भेजने में एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार करती है। चौथा कारण है भारत में अंतरिम सरकार का इस्तीफा। तो होता क्या है कि जिस समय प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है और आरंभ के समय उस समय भारत के जो तत्कालीन जो वायसराय होते हैं जिनका नाम होता है लॉर्ड लिंथिगो, उनके द्वारा बिना भारत के जो नेता होते हैं या जो भारत की जो अंतरिम सरकार होती है जिसका गठन 1937 ईस्वी में किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि 1937 ईस्वी में एक चुनाव होता है भारत में 11 प्रांतों में, जिसमें 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है और बाकी जो 3 प्रांत होते हैं उसमें अलग अलग दलों की सरकार बनाई जाती है। परंतु हैरानी की बात यह थी कि जब 8 राज्यों में 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार होती है, उसके बावजूद भी कांग्रेस से या भारतीय नेताओं से ये पूछने की भी जहमत भी नहीं उठाते हैं कि क्या द्वितीय विश्व युद्ध में भारत उसका हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा। वो घोषणा कर देते हैं लॉर्ड लिंथिगो के द्वारा कि भारत इस युद्ध में साथ दे रहा है किसका, मित्र राष्ट्र का। परंतु ऐसी बात नहीं होती है और इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा 29 और 30 अक्टूबर 1939 ईस्वी को सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया जाता है। और ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाया जाता है कि आपने बिना हम लोगों के अनुमति के द्वितीय विश्व युद्ध में पूरे भारतीयों को धकेल दिया है। जो एक बड़ी पृष्ठभूमि तैयार होती है
आंदोलन करने के लिए और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है उनके अधिपत्य से बाहर निकलने के लिए। तो एक कारण माना जाता है। इसका एक और था कि जब इस्तीफा दे देती है कांग्रेस पार्टी तो मुस्लिम लीग 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाती है। मुक्ति दिवस, आप हैरान होंगे, हाँ वो मुक्ति दिवस मनाती है किस चीज के लिए कि आज से हम लोग कांग्रेस से मुक्त हो गए। ये जो मुक्ति दिवस मनाया जाता है उसका उद्देश्य ये होता है कि जो मेन उद्देश्य था इनका कि जो कांग्रेस पार्टी का आधिपत्य था भारतीय राजनीति पर वो उससे मुक्त हो जाएंगे, और मुस्लिम लीग का एक और भी उद्देश्य था कि वो एक नए जो भारत विभाजन कर सकेंगे और वो पाकिस्तान के मांग को असली जामा पहना सकेंगे। तो एक ये भी कारण माना जाता है कि जो भारत में जो क्रिप्स मिशन भेजा जाता है उसमें एक महत्वपूर्ण कारण, क्योंकि कांग्रेस के पास और जब वो त्याग पत्र दे देते हैं तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। वो अब भारतीय राजनीति में किसी भी प्रकार से अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए पूरी जोर कोशिश में लग जाते हैं। अब इसका नेक्स्ट कारण है अगस्त प्रस्ताव। मैं बता दूं कि 8 अगस्त 1940 ईस्वी को जो वायसराय होते हैं लॉर्ड लिंथगो, उनके द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और भारतीयों को एक प्रकार से लालच दिया जाता है। लालच में वो 5 प्रस्ताव रखते हैं और उन प्रस्तावों में उनका ये होता है कि हम आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे और उसके अलावा आपको जो युद्ध होगा उसमें आप जो है जो सलाहकार समिति होगी उसमें आप सदस्य होंगे। इस प्रकार से वो कुछ प्रस्ताव रखते हैं और उस प्रस्ताव को रखने का उद्देश्य होता है कि आप किसी भी तरह से आप इस युद्ध में शामिल हुए। परंतु रामगढ़ के अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनके अगस्त प्रस्ताव को एक सिरे से कांग्रेस पार्टी खारिज कर देती है। तो इस तरह से एक कारण यह भी बनता है कि जो क्रिप्स मिशन है उसमें अगस्त प्रस्ताव की जो मांग होती है उसको ठुकरा देने से एक राजनीतिक सिचुएशन तैयार होता है जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को पीछे हटने के लिए राजनीतिक एकजुटता को प्रदर्शित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके बाद है 6 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। जब अगस्त प्रस्ताव को जब ठुकरा दिया जाता है तो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसे कहा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। इस सत्याग्रह का उद्देश्य ये था कि अंतरिम सरकार के इस्तीफा देने के बाद एक तरह की शून्यता आ जाती है कांग्रेस पार्टी में और वो चाहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में हम लोगों ने तो उसका साथ दिया था, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध में जब इंग्लैंड जीत जाता है और उसके बाद भारतीयों के साथ जो उनकी डील होती है कि उन्हें वो डोमिनियन स्टेट देंगे या फिर उनको औपनिवेशिक स्वतंत्रता देंगे, जब वो पूरा नहीं होता है और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसी तरह की घटना होती है तो वो व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में प्लान। सत्याग्रह के लिए वो 3 लोगों को चुनते हैं, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। तो सबसे पहले विनोबा भावे को 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में पौनार जो महाराष्ट्र में एक जगह है वहां से वो सत्याग्रह करने के लिए उन्हें अनुमति देते हैं और वो सत्याग्रह आरंभ करते हैं। ये वही विनोबा भावे हैं जो आगे चलकर भूदान आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वर्तमान में जो झारखंड है वहां पे हजारीबाग में इनके नाम से एक यूनिवर्सिटी भी है जिसे हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। तो उनके द्वारा जो है एक व्यक्तिगत सत्याग्रह में अहम भूमिका निभाई जाती है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू वो भी करते हैं और फिर तृतीय ब्रह्मदत्त। ये जो आंदोलन था वो 17 अक्टूबर 1940 से आरंभ होता है, लेकिन बीच में कुछ दिनों के लिए दिसंबर में इसको बंद कर दिया जाता है और पुनः जनवरी में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन होता है जो आने वाले समय में ये आंदोलन धीरे धीरे क्या होता है समाप्त होता है। परंतु ये जो सारी चीजें थी वो किसकी पृष्ठभूमि थी? क्रिप्स मिशन की। तो जब इतने सारे दबाव पड़ते हैं अंग्रेजों पर या ब्रिटिश गवर्नमेंट पर तो सरकार के पास, ब्रिटिश सरकार के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बार बार बढ़ रहा था उनका ये कहना था कि आप कुछ भी करो लेकिन भारतीय लोगों को मनाओ ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में वो शामिल हों। और इसी उद्देश्य से जो चर्चिल थे वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री वहां पे जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो लंदन में था उसके जो नेता थे उनको स्टेफर्ड क्रिप्स, उनको जो लेबर पार्टी के नेता थे उनको अध्यक्ष बना करके उनके संरक्षण में पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर इन दोनों के साथ एक टीम के रूप में इनको 11 मार्च 1942 ईस्वी को लंदन से भारत भेजते हैं। और भारत में वो कब आते हैं? 23 मार्च
1942 को, और वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं 30 मार्च 1942 ईस्वी को। तो उस रिपोर्ट में क्या, तो देखिए इसमें कि पहला जो था वो कहते हैं कि हम लोग डोमिनियन स्टेट्स आपको दे देंगे। डोमिनियन स्टेट्स का अर्थ ये होता है कि औपनिवेशिक राज्य, यानी कि औपनिवेशिक स्वतंत्रता। और दूसरा उनका होता है कि अब इसके अलावे राष्ट्रमंडल और राष्ट्र संघ, ये जो अंतरराष्ट्रीय जो संघ है उसमें अगर चाहे तो भारत अपनी स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकता है, अन्यथा आप उससे बाहर जा सकते हैं। ये स्वतंत्रता उन लोग को दिया जाता है। इसके पहले जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें भी डोमिनियन स्टेट की बात की जाती है, परंतु उसमें एक और इस चीज को आगे जोड़ते हैं कि वो आप अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है, संयुक्त ये राष्ट्र संघ और ये राष्ट्रमंडल, उससे आप बाहर निकल सकते हैं। इसमें था कि युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम लोग एक संविधान सभा का गठन करेंगे और संविधान निर्माण करेंगे। और उसमें क्या था कि प्रांतीय विधायिका एवं देशी रियासतों की जो सदस्य होंगे उनको हम लोग मनोनीत करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि जो संविधान सभा का गठन होगा इसमें दो चीजों के बारे में जिक्र किया गया, प्रांतीय विधायिका और देशी रियासत। तो यहाँ पे जो प्रांतीय विधायिका थी, प्रांतीय विधायिका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो चुने हुए लोग थे वो, और यहाँ पे रियासत जो देशी रियासत थे, ये इन लोगों के जो सदस्य होंगे, ये जो ब्रिटिश जो लोग हैं उससे जो मनोनीत लोग होंगे, मनोनीत लोग होंगे, और इसमें रियासत से जो लोग होंगे मनोनीत, ये लोग जो है क्या करेंगे, इन लोगों की जो समिति बनाई जाएगी, यही लोग चल करके जो संविधान का जो निर्माण होगा उसमें भूमिका होगी। ये प्रावधान या ये प्रस्ताव रखा गया। तीसरा था कि प्रांत जो है भारतीय संघ से अलग होगा। अगर कोई ऐसा प्रांत जो नहीं चाहता है कि हम इसमें शामिल हों तो वो इससे अलग हो सकता है, एक प्रस्ताव उनका ये भी था। और उसके बाद इन सबों के साथ साथ ये था कि रक्षा संबंधी जो जिम्मेदारी है, जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक जो रक्षा संबंधी जो भी कार्य होंगे उसका नियंत्रण किस पर होगा, वो इंग्लैंड ही देखेगी। यानी कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं होगा तब तक इसकी सारी जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित जो मामले होंगे उसको कौन देखेगा, उसको इंग्लैंड ही देखेगी। और सबसे अंतिम में कि धार्मिक एवं अल्पसंख्यक अधिकारों को बाधित नहीं किया जाएगा। यानी कि इसमें भी एक प्रावधान रखा गया कि वो धार्मिक और अल्पसंख्यक जो अन्य वर्ग के जो लोग हैं उनके जो अधिकार हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, उनको बाधित नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो स्टीफन जो क्रिप्स थे उनके द्वारा इस तरह के प्रस्ताव रखे गए, लेकिन इस प्रस्ताव को एक सिरे से भारत की विभिन्न पार्टियों ने खारिज कर दिया। तो हम देखते हैं कि आखिर क्या कारण थे कि इन सब चीजों को, या जो प्रस्ताव थे, इतने सारे अच्छे प्रस्ताव रखे गए थे, उसको क्यों वो खारिज कर दिए, तो देखते कर दिया गया। सबसे पहले हम चलते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी थी और वो किस कारण से जो प्रस्ताव थे उनको उन्होंने खारिज किया। तो पहला कांग्रेस जो था उसका ये कहना था कि जो डोमिनियन स्टेट की जो बात कर रहे हैं आप, अब ये बात क्या हो गई, पुरानी हो गई है। हम लोगों ने बात किया था 1928 ईस्वी में इसके बारे में, और 1928 ईस्वी में हम लोगों ने क्या किया था कि डोमिनियन हम लोग सांकेतिक रूप से स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाया भी था। तो अब हम लोग को क्या चाहिए, अब हम लोग को ये डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हम लोग को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। इस कारण से उन्होंने अपनी सहमति जो प्रस्ताव था उसके कारण से इसको हटा दिया। दूसरा था मनोनयन। मैंने अभी जिक्र किया था कि जो ये संविधान सभा का निर्माण होगा उसमें दो बात थी कि यहाँ पे भारत के जो लोग थे या जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो दो तरह की थी, एक जो ब्रिटिश प्रांत के लोग थे और दूसरा देशी रियासत के लोग थे। तो देशी रियासत में लगभग 500 से अधिक देशी रियासत थे, और ये ब्रिटिश जो चुनाव जो हुए थे, अंतरिम सरकार जो हुए थे, चुनाव हुए थे, उसमें जो ब्रिटिश शासित क्षेत्र थे ये, तो इन्हें कहा था कि जो निर्वाचित लोग हैं वो इसमें होंगे शामिल, और इसमें जो देशी रियासत है उसके मनोनीत लोग शामिल होंगे। तो इसका मतलब ये था कि इसमें जनता का तो कोई प्रतिनिधित्व होगा नहीं, और पहले से हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो थी या जो देशी रियासत थे वो ऑलरेडी ब्रिटिश सरकार की ओर उन लोग के साथ में थे, या उनके चूंकि रहमो करम पे पल रहे थे, इस कारण से उनका सपोर्ट करते। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो बहुत विरोधाभास की बात थी, और जो हम भारतीय संघ की बात कर रहे थे, एक राज्य की, एक देश निर्माण की बात कर रहे थे, वो देशी रियासत के रहते हुए जब तक वो आपस में मिलते नहीं तब तक वो देश का निर्माण नहीं सकता था। यानी कि कहीं ना कहीं वो एक इसमें विभाजन की बू आ रही थी।
इस कारण से कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं, हम जो है आपके इस प्रस्ताव को करते हैं। तीसरा था इनका कारण देखते हैं कि पृथक संविधान। इसमें प्रस्ताव में एक चीज और रखा गया था कि जो देशी रियासत या जो लोग नहीं चाहते हैं कि जो संविधान, जो सभा का निर्माण हो रहा है या संविधान का निर्माण होगा उसमें शामिल होना, तो वो इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये था स्पष्ट रूप से कि अगर 500 देशी रियासत है और अगर इसमें से कुछ लोग भी अगर शामिल नहीं होते हैं तो यानी कि एक ही देश में अलग अलग संविधान बनेगा। इससे तो जो विभाजन की जो प्रक्रिया है वो और तेज होगी। अभी तक तो सिर्फ मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, परंतु इस प्रस्ताव के अनुसार यहाँ तो बहुत सारे देश हो जाते, बहुत सारे पाकिस्तान हो जाते, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हो जाते जो अपने अपने संविधान के अनुसार चलते, तो देश की एकता और अखंडता तो कब की खत्म हो जाती। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा कितने बारीक तरीके से वो विभाजन की नींव को रख रहे थे। उसका तीसरा था विभाजन की नीति। मैंने भी बताया कि वो इसके पीछे उद्देश्य था कि वो एक तो आए थे कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोग का साथ लेने के लिए, लेकिन इसमें भी उनकी जो कूटनीतिक जो नीतियां थी, जो स्ट्रोवर क्रिप्स के द्वारा जो रखा गया था, वो सोचिए कितना खतरनाक था। अगर हम क्रिप्स मिशन को मान लेते तो भारत आज कई टुकड़ों में बटा हुआ होता। तो कांग्रेस पार्टी ने इन सभी कारणों से कहा कि नहीं, हम इस जो आपका जो प्रस्ताव है उसको हम अस्वीकार करते हैं, हमें आपके प्रस्ताव में कोई। हम चलते हैं मुस्लिम लीग की ओर। मुस्लिम लीग जो है शुरू से ही भारतीय संघ का विरोध कर रहा था, यानी कि उसको भारत में रहने का कोई औचित्य नहीं था, वो भारत में रहना ही नहीं चाहता था। इस कारण से वो कहा कि नहीं, इसमें तो हम लोग के बारे में डिमांड ही नहीं है। आप संघ की बात कर रहे हैं, हम पहले से कब से हम बात कर रहे हैं कि हमको अलग क्षेत्र दीजिए, पृथक निर्वाचन दीजिए। अब तो पृथक निर्वाचन की जगह अब इन लोग अलग से, जो रहमत अली जो आए थे 1939 ईस्वी के समय में एक कॉन्सेप्ट डाल दिया इन लोग कि नहीं, अब जो है पाकिस्तान की जो अवधारणा आरंभ हो गई। तो यहाँ पर तो संघ की बात ही नहीं हो रही थी, इसलिए कहा कि इसमें तो संघ का बात हो रहा है। इसलिए मुस्लिम लीग कहा कि नहीं, हम इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमको ये आपका जो प्रस्ताव मंजूर नहीं है। दूसरी ओर था कि संविधान निर्माण सभा का विरोध। वो संविधान निर्माण जो सभा थी जिसमें हम लोग मनोनयन की बात कर रहे थे, निर्वाचित लोग की बात कर रहे थे, तो मैं एक चीज बता दूं कि ये जो ब्रिटिश क्षेत्र था उसमें 11 में से 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। तो जाहिर सी बात है कि जो इसमें नवनिर्वाचित लोग होंगे वो लोग जो बात करेंगे संविधान सभा की बात करेंगे, इसके निर्माण की बात करेंगे। और यहाँ पे मुस्लिम लीग जो है इस कारण से इन सब का विरोध कर रही थी, इसलिए कहा कि नहीं, हम इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि सब तो ठीक है, लेकिन आपने कहीं भी पाकिस्तान का जिक्र किया ही नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा कि आपने जो प्रस्ताव रखा था उसमें तो आपने पाकिस्तान का कहीं जिक्र किया ही नहीं है, तो हम इस चीज को क्यों स्वीकार करें, हम इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते। हमारी पार्टी जो है आपके इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है, क्योंकि आपने पाकिस्तान का कहीं भी जिक्र या अवधारणा नहीं रखी है। तीसरा था कि 50% सीट अंतरिम सरकार को नहीं मिलने पर असंतोष। और मैंने जिक्र किया था कि 1937 ईस्वी में जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी उसी में 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस आई थी और बाकी में मुस्लिम लीग और क्षेत्रीय दल थे। तो इसमें जो नया, जो कि अब मैंने आपको जिक्र किया था पहले कि 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को क्या हुआ था कि पूरे जो अंतरिम सरकार में जो कांग्रेस पार्टी थी वो क्या की थी, ये इस्तीफा दे दी थी। तो ये जो प्रस्ताव रखा गया उसमें इन लोग के लिए 50% सीट के बारे में बात करती है, 50% सीट जो है सरकार में हम लोग को आरक्षित किया, यानी कि पृथक निर्वाचन में उनकी संख्या बढ़ा करके कम से कम 50% हो। परंतु इन सब चीजों में कहीं भी कोई भी जिक्र क्रिप्स मिशन में नहीं किया जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि मुस्लिम लीग भी इन सब चीजों को एक सिरे से खारिज कर देती है। इसमें एक महत्वपूर्ण वक्तव्य आता है कि महात्मा गांधी जो है वो कहते हैं कि आप एक ऐसे बैंक का चेक दे रहे हैं हमको जो कुछ दिन में दिवालिया होने वाला है, यानी कि इसको पोस्ट डेटेड चेक, ये कह करके इसकी संज्ञा देते हैं क्रिप्स प्रस्ताव पर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर आता है कि पोस्ट डेटेड चेक जो है किस मिशन के संबंध में महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था, तो उसका आंसर है क्रिप्स मिशन के रूप में। तो अब हमने देखा कि किस प्रकार से क्रिप्स मिशन जो है वो क्या था और वो कैसे सफल हुआ। अब हम इसके थोड़ा सा प्रभाव को देख लें। तो हम प्रभाव की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि संविधान सभा के निर्माण की भूमिका। तो जो ये इसका प्रभाव होता है, जो संविधान सभा की जो निर्माण की बात होती है, अब जो है ब्रिटिश सरकार इस बात को समझ चुकी होती है कि अब जो है भारत से हमको जाना होगा और वो संविधान निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष रूप से अपनी स्वीकृति प्रदान करने लगते हैं।
इसका और दूसरी ओर इसका एक प्रभाव था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे रूजवेल्ट वो चर्चिल के प्रयासों से संतुष्ट थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने जो अपना प्रयास करा था आपने किया, हम आपके प्रयास से बिल्कुल संतुष्ट हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड कि ये पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को भारतीयों द्वारा और तेज कर दिया गया। कहा गया कि हमको डोमिनियन स्टेट से कोई लेना नहीं है, अब हम लोग आजादी के पहले या आजादी से कम में नहीं मानेंगे, इसलिए हम लोगों को अब सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता चाहिए। और उसी आंदोलन को तेज करने की प्रक्रिया बल्कि और तेजी से आरंभ हो गई। उसके बाद है 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को ये मिशन, जो चूंकि 11 मार्च को आया था, अब वो 11 अप्रैल को क्या चला गया, बैक टू पवेलियन, यानी कि वो वापस चला गया। और इसके बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी एक बड़े आंदोलन के रूप में खड़ी करती है, जो भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो एक तरह से क्रिप्स मिशन क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि थी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन की जो नींव क्रिप्स मिशन की असफलता से मानी जाती है। तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद आधुनिक भारत इतिहास के सबसे बड़े आंदोलन और सबसे अंतिम और निर्णायक आंदोलन, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, उसके बारे में।